हेलो दोस्तों, नमस्कार। AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि नक्सलवाद से कैसे मुकाबला करें, हाउ टू फाइट नक्सल थ्रेट्स। और आज का हमारा लेसन प्लान है कि यह न्यूज़ में क्यों है, नक्सलिज्म क्यों सबसे बड़ा खतरा है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नक्सलाइटों का क्या टैक्टिस है, उनकी क्या रणनीति होती है, नक्सलाइट का फिलॉसफी क्या है, नक्सलिज्म के उदय के क्या कारण हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं नक्सलाइट मीनास या खतरे को कम करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए। अगला पॉइंट है कि नक्सलाइट के खतरे को कैसे कम किया जा सके, उससे कैसे मुकाबला किया जा सके, और अंतिम में कंक्लूजन। आज जो हमारा टॉपिक है नक्सलवाद के खतरे, यह टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आप जानते होंगे कि 26 अप्रैल 2023 को अर्थात कल दंतेवाड़ा जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ एक ज़बरदस्त विस्फोट किया गया नक्सलाइटों के द्वारा, जिसमें 10 पुलिस के जवान और एक सिविलियन ड्राइवर मारा गया। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलवाद हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नक्सलवाद का उदय 1967 ईस्वी में हुआ था और इसकी उत्पत्ति नक्सलवाड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में एक गांव है, वहां से शुरुआत होती है, जब चारू मजूमदार के नेतृत्व में आर्म्ड रिवोल्ट या स्ट्रगल करने का ऐलान उनके द्वारा किया गया। अक्सर नक्सलवादियों के द्वारा पुलिस बल पर अटैक किए जाते हैं, थाना जला दिए जाते हैं, उनकी एम्बुशिंग की जाती है, IED के द्वारा उनके वाहनों को उड़ा दिया जाता है। कुल मिलाकर के पुलिस को पैरालाइज करने के लिए नक्सलाइट के द्वारा 70 से ज़्यादा जिलों में ये कार्रवाई की जाती रही है। पहले 180 जिले प्रभावित थे, लेकिन पिछले 12 वर्षों में करीब 77% नक्सलाइट गतिविधियों में कमी परिलक्षित हुई है। दोस्तों, नक्सलाइट गतिविधियों के कारण बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और इसी तरह से 2012 से लेकर 2021 तक करीब 636 नक्सलाइट्स भी मारे गए हैं, और इसी तरह से बहुत सारे सिविलियन आम जनता भी इसके शिकार हुए हैं। करीब 736 आम जनता भी हताहत हुए हैं। सरकार ने समय समय पर सरेंडर कम डेवलपमेंट पॉलिसी नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में शुरू किया, और जिसके परिणाम अच्छे साबित हुए हैं, और प्रत्येक वर्ष करीब 400 से ज़्यादा नक्सलाइट सरेंडर करते रहे हैं। लेकिन फिर भी आज की तारीख की सच्चाई यह है कि नक्सलाइट अभी भी हिंदुस्तान के 70 से ज़्यादा जिलों में काफ़ी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और वह हमेशा इस ताक में लगे रहते हैं कि किसी तरह से पुलिस बल को, प्रशासनिक मशीनरी को प्रभावित किया जा सके। उनके द्वारा बड़े बड़े जो माइनिंग बैरन हैं, जो खनिज खान के मालिक हैं, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे धन की उगाही की जाती है, मारपीट की जाती है। उन्हें जिस पर शक लगता है कि यह पुलिस का इन्फॉर्मर हो सकता है, उनका वो हत्या कर देते हैं। तो इस तरह से नक्सलाइट उन इलाकों पर अपना दबदबा स्थापित करते हैं। दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट यह है कि नक्सलाइट फिलॉसफी क्या है। दरअसल नक्सलाइट फिलॉसफी माओ से तुंग की फिलॉसफी से प्रभावित है, और माओ से तुंग की फिलॉसफी यह थी कि पावर्स कम्स आउट ऑफ बैरल ऑफ द गन, माने बंदूक की नली से सत्ता निकलती है। इन्हें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो प्रजातांत्रिक ढंग से जो हमारी सरकार जो गठित की जाती है, उसे तबाह कर देना, उसे खत्म कर देना, और इसके लिए वो सशस्त्र आर्म एक्शन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस आर्म्स स्ट्रगल। और इसके लिए वो रिमोट एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती इलाकों में
वहाँ पर अपना पैर जमाते हैं, वहाँ के लोगों को मोबिलाइज करते हैं और उस एरिया को गुरिल्ला जोन में कन्वर्ट करते हैं और धीरे धीरे उसे लिबरेटेड जोन मतलब स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करते हैं। वहाँ के लोगों के दिल को जीत लेते हैं और जो सरकार काम करती है वही काम इन नक्सलाइटों के द्वारा उन इलाकों में की जाती है ताकि जनता से उनका तालमेल बना रहे, उनकी सहानुभूति उन्हें मिलता रहे और जो सरकार काम करती है जैसे लैंड का एलोकेशन करना या न्याय दिलाना, ये सारे काम नक्सलाइट गैंग के लोग उन इलाकों में करते हैं और अपना दबदबा स्थापित करते हैं। और जब एक बार उन इलाकों पर अपना दबदबा स्थापित हो जाता है उसके बाद उन क्षेत्रों को वह लिबरेटेड जोन घोषित करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उन इलाकों में उन्हीं की सत्ता चलेगी, सरकार की कोई भी सत्ता नहीं रहेगी। और बाद में इन लिबरेटेड जोन को धीरे धीरे व्यापक रूप से फैलाना और उसके बाद शहरों पर आक्रमण करना और इस तरह से सत्ता को कब्जा में लेना, यह उनका टैक्टिस है। दोस्तों, नक्सलाइट टैक्टिस और टेक्निक के 3 स्टेज हैं। जैसा कि मैंने बताया था, नंबर 1 गुरिल्ला वारफेयर, दूसरा मोबाइल वारफेयर और तीसरा पोजिशनल वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर में नक्सलाइटों के द्वारा प्रशासनिक मशीनरी और पुलिस पर एकाएक हमला किया जाता है, उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया जाता है। इसके लिए उन इलाकों का नक्सलाइट के द्वारा पूरी तरह से रेकी की जाती है। वहाँ के पहाड़ी जमीन भौगोलिक स्थिति के बारे में उन्हें पूरी जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है। लोअर यूनिट जो नक्सलाइटों का होता है उनके पास में डिसाइसिव कमांड होता है और वो अक्सर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, मतलब जो सेंट्रल कमिटी है उनका दखल बहुत ही कम होता है। गुरिल्ला वारफेयर में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो लोगों का विश्वास जीतना, उनके साथ सहानुभूति स्थापित करना ताकि विपरीत समय में वहाँ की जनता उन्हें मदद कर सके। और दूसरा पॉइंट है कि एकाएक पुलिस बल पर या प्रशासनिक मशीनरी पर धावा बोलना या गवर्नमेंट सर्वेंट पर एकाएक हमला कर देना ताकि उन्हें टेरराइज किया जा सके, उन्हें भय आक्रांत किया जा सके। दूसरा स्टेज है मोबाइल वारफेयर और इसमें नक्सलाइटों के द्वारा जो वल्नरेबल स्पॉट है, जो कमजोर कड़ी है, वहां पर अटैक करना। मान लीजिए जहां पर थाना में कम बल है, कम पुलिस बल है, वहां पर एकाएक हमला करना, वहां के सारे शस्त्रों को लूट लेना, वहां के पुलिस कर्मियों को मार डालना और तत्काल वहां से क्विकली विथड्रॉ करना ताकि अगर दूसरे पुलिस बल अगर आते हैं उस सहायता के लिए तो उससे पहले ही भाग जाना। मोबाइल वारफेयर में नक्सलाइट का उद्देश्य किसी इलाके को कब्जा करना नहीं होता है, बल्कि एनिमी को या शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर देना होता है, उनको डिमोरलाइज करना होता है। उनका एक फिलॉसफी ये भी रहता है कि जहां पर उन्हें लगता है कि वो जीत सकते हैं वहीं पर फाइट करना और जहां पर जीत नहीं सकते हैं वहां से विथड्रॉ कर जाना। अर्थात अगर मान लीजिए कहीं पर पुलिस बंदोबस्त या आर्मी का बंदोबस्त बहुत जबरदस्त है तो फिर वो वहां वो अटैक नहीं करेंगे। मोबाइल वारफेयर में नक्सलाइट बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं, टैक्टिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है गवर्नमेंट मशीनरी के खिलाफ। तीसरा स्टेज होता है पोजिशनल वारफेयर, जिसमें नक्सलाइट इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं कि अब वो कन्वेंशनल वार गवर्नमेंट मशीनरी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और वो फेस टू फेस लड़ना चाहते हैं और गवर्नमेंट मशीनरी को अपने कब्जे में लेकर के सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं और इसको बोलते हैं पोजिशनल वारफेयर। आखिर नक्सलवाद के उदय के कारण क्या हैं? तो 3-4 कारण हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि अधिकांश जो 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं वो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं जहां पर कि नक्सलाइट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। और सबसे पहला कारण है कि आदिवासियों में बहुत ज्यादा निर्धनता होना, गरीबी होना, लैंड एलिनेशन होना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं होना, वल्नरेबल होना, बहुत तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट ट्राइबल यूथ में होना। और हम यह भी जानते हैं कि नक्सलाइट उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी हैं जहां पर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से वहां आदिवासी उस इलाके से अपरूटेड किए गए हैं और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास का पॉलिसी नहीं होना,
जिसके कारण से आदिवासी अपने आप को असुरक्षित और पृथक मतलब एलिनेटेड फील करते हैं और इसका लाभ नक्सलाइटों के द्वारा लिया जाता है। और अंत में मैल गवर्नेंस, चूंकि ये सुदूर इलाका है, वहां पर शासन प्रशासन उतनी ठीक ढंग से नहीं होती है जितना होना चाहिए। तो प्रभावी शासन व्यवस्था नहीं होने के कारण से नक्सलाइटों को मौका मिलता है। और एक अंतिम कारण है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वो इंडस्ट्रियलाइज एरियाज भी हैं, वहाँ पर बड़े बड़े माइंस भी हैं, जिसके कारण से आदिवासियों को फंड जुटाने में असुविधा नहीं होती है। लाखों करोड़ों रुपए इन खनिज मालिकों से, इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने फैक्ट्री कारखानों के मालिकों से उनके द्वारा उगाही की जाती है। दोस्तों, भारत सरकार ने इन आदिवासी क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त ढंग से आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास किया है। 234 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है, जिसमें आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उन्हें रहने की सुविधा दी जाएगी और दी जा रही है। 5000 से ज़्यादा नए मोबाइल टावर की स्थापना की गई है ताकि इन दुर्गम इलाकों में कम्युनिकेशन का सही ढंग से उपयोग किया जा सके। 7600 किलोमीटर रोड बनाए गए हैं। आदिवासियों को जो लोन दिए गए थे उन्हें माफ कर दिया गया है। लैंड राइट और लैंड ऑनरशिप राइट मध्य प्रदेश में आदिवासियों को दिए गए हैं। 18 इंडस्ट्री में 4000 यूथ को, नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि नक्सलाइट के खतरे या आतंक से कैसे निपटा जाए। पुलिस को इंटीरियर इलाके में अक्सर गश्त करना चाहिए, कॉम्बिंग करना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पानी उपलब्ध हैं, कहाँ कहाँ आश्रय स्थल हैं, शेल्टर प्लेसेस हैं, कहाँ कहाँ गुफाएं हैं जहाँ पर नक्सलाइट छिप सकते हैं, कहाँ पर उन्होंने कैंप पहले लगाया था। इन स्थानों का रेकी पुलिस के द्वारा हमेशा किया जाना चाहिए। पुलिस को यह भी ध्यान रखना चाहिए कहाँ कहाँ विस्फोटक सामग्री उपलब्ध हो सकते हैं और कहां पर नक्सलाइटों के द्वारा आर्म्स को डंप किया गया है। उन जगहों पर हमेशा तलाशी लेना चाहिए। कभी भी कच्चे रोड पर पुलिस को नहीं चलना चाहिए। जो बीटन ट्रैक है या फॉरेस्ट रोड है, जब भी वो सर्चिंग के लिए जाए तो कम से कम जो रोड है उससे 200 मीटर दूर समानांतर उसे चलना चाहिए। किसी भी गाड़ी का उपयोग फॉरेस्ट रोड पर या बीटन ट्रैक पर नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए पुलिस को बाइनोकुलर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जंगल में भटकने की संभावना ज्यादा रहती है। कारगर पुलिसिंग के लिए जरूरी है कि इन्फॉर्मर मतलब मुखबिर का एक जबरदस्त नेटवर्क तैयार किया जाना होगा। ऐसे लीडर जो माओइस्ट लीडर हैं, जो नक्सलाइट लीडर हैं, उनको चिन्हित करना होगा, उनको टारगेट करना होगा, उनको खत्म करना होगा। जो भी नक्सलाइट सरेंडर किए हैं उनसे रेगुलर टच में रहना, उनसे जानकारी हासिल करना, ताकि नए स्ट्रेटजी बनाने में पुलिस को मदद मिल सके। पुलिस को मास कांटेक्ट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जैसे मेडिकल कैंप शुरू करना, स्पोर्ट्स कैंप, फ्रेंडशिप मीटिंग, विलेज को या गांव को गोद लेना, एडॉप्शन ऑफ विलेजेस, आम जनता में जन जागृति फैलाना। नक्सलाइट के द्वारा जो प्रोपेगेंडा पुलिस और शासन के खिलाफ की जाती है उसको काउंटर करना। और इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, कम्युनिकेशन, पावर, माइनर इरिगेशन, ड्रॉट स्कीम्स, रिपेयर ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स बाय गवर्नमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट आधारभूत संरचना है, उसे मजबूत किया जाना जरूरी है ताकि जनता का विश्वास शासन और प्रशासन में उत्पन्न हो कि शासन प्रशासन आदिवासियों और जनता के कल्याण के लिए है। इसके अलावा पुलिस को नक्सलाइट से जो डॉक्यूमेंट जो सीज किए हैं उसको एनालाइज करना, उसके कोर कमांडर कौन है, उसका मोडस ऑपरेंडाई क्या है, कहां कहां से वेपन का सप्लाई हो रहा है, कहां कहां से एक्सप्लोसिव नक्सलाइट को मिल रहा है, कौन कौन उसके सिंपैथाइजर हैं, कौन कंड्यूट का काम कर रहे हैं। इन सब चीजों का पता लगाना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नक्सलाइटों को लोकल पॉपुलेशन से आइसोलेट करना, पृथक करना। और इसके साथ ही पुलिस को यह भी
पता लगाना होगा कि कौन कौन माइनिंग बैरन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो नक्सलाइट को फंडिंग कर रहे हैं। उस पर रोक लगाना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। अगर फंडिंग रुक जाएगी तो नक्सलाइट की गतिविधियों में बहुत जबरदस्त ढंग से प्रभाव पड़ेगा, उनकी गतिविधियां कम हो जाएंगी। दोस्तों, आखिर निचोड़ क्या है? तो निचोड़ यह है कि पुलिस को हमेशा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी जिसको बोलते हैं, उसका पालन करना चाहिए। अभी भी जो दंतेवाड़ा में जो घटना हुई है वो क्यों हुई? क्योंकि पुलिस के द्वारा एसओपी का पालन नहीं किया गया। उन्होंने प्राइवेट व्हीकल से वापसी के समय में वो बैठ गए उसमें और फिर आने लगे और उसका नक्सलाइट ने फायदा उठाया। जबकि कभी भी फॉरेस्ट रोड में या बीटन ट्रैक पर पुलिस को नहीं चलना चाहिए, कभी भी गश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लैंड माइंस के या एम्बुश में फंसने का खतरा रहता है। केवल जो फिजिकली फिट हैं और मेंटली साउंड हैं, ऐसे ही पुलिस कर्मियों को सर्चिंग में, पेट्रोलिंग में लगाया जाना चाहिए। जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिन्हें दमा की बीमारी है, खांसने की बीमारी है, ऐसे लोगों को कभी भी सर्चिंग में नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इससे खांसने से या जोर जोर से सांस लेने से पुलिस के जो लोकेशन है वह ओपन हो सकता है। जब भी सर्चिंग हो या पेट्रोलिंग हो तो रोड क्लियरेंस किया जाना चाहिए और उसके बाद ही पुलिस बल को आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस को एक नेटवर्क इन्फॉर्मर का और कम्युनिकेशन का बनाना पड़ेगा मजबूती से, और तभी पुलिस नक्सलाइट के खिलाफ कारगर हो पाएगी, नक्सलाइट की गतिविधियों में कमी आ पाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपने टिप से जरूर अंकित करें। जो भी मैंने आपको अभी बताया है वह हमारे डिस्क्रिप्टिव नोट्स में मैंने लिख दिया है, आप उसको जरूर पढ़ें। आप हमारे चैनल AJIS एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।